कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का जो है वो थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है वो ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का, सेकंड में हमने किंगडम्स पढ़े थे और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ना वो है एक रिसेंट ब्रांच। ठीक है, आप लोग सोचेंगे क्या मतलब रिसेंट ब्रांच क्या, तो इसको रिसेंट ब्रांच क्यों कह रहे हैं? इसको रिसेंट ब्रांच इसलिए कह रहे हैं कि पहले के दौर में जो है ना वो माइक्रोस्कोप नहीं होता था जिसके ज़रिए हम मॉलिक्यूल्स को देख सकें, मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकें। फिर जाकर माइक्रोस्कोप बना तो वो लाइट माइक्रोस्कोप था। लाइट माइक्रोस्कोप से सेल्स प्रॉपर नज़र नहीं आते थे, तो मॉलिक्यूल्स कैसे नज़र आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसके बाद जो है वो मॉलिक्यूल को स्टडी करना बहुत आसान हो गया, मॉलिक्यूल्स को देखना वो बहुत आसान हो गया है। तो इस वजह से इसको कह रहे हैं रिसेंट ब्रांच। ठीक है, इसको इस वजह से रिसेंट ब्रांच कह रहे हैं। एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, किसको? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। वो एंजाइम्स बने हुए होते हैं प्रोटीन से। अब वो कौन सी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, किस तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ये एंजाइम्स बनाते हैं, और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड का, सो न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए जो है ना वो कैटेगरी में आती हैं न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, अब हम डीएनए को क्यों स्टडी करें? बेसिकली डीएनए में जो है ना वो हमारी सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो हमारी होती है डीएनए में। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन कॉपी होती है वो कहलाता है आरएनए। लाइक अभी हम ले सकते हैं कि पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस किस तरह से बिहेव करता है, तो हमें ये सब जानने के लिए कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है, ये सब जानने के लिए हमें उसके डीएनए को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तभी हम जाके पता कर पाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है। तभी हम उसको जाके ट्रीट कर पाएंगे, उसकी वैक्सीन बना पाएंगे। तो ये जितनी भी मॉलिक्यूल्स की स्टडीज़ हैं, लाइक डीएनए हो गया, यानी कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, जितने भी माइक्रो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की स्टडी जो है ना वो हम करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स वो दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं ना वो हम स्टडी करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर जो है वो बनते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लाइक अमाइनो एसिड जो है ना वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो बनता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बेसिकली हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और मॉलिक्यूल्स हमने बोला कि दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होते हैं वेरी स्मॉल। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स भी कह सकते हैं, प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, एंड पैथोजेनिक फंजाई, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे हम। पैथोजेनिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिजीज़ कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनिक फंजाई।
माइक्रोबायोलॉजी में हम बहुत ही छोटे वेरी स्मॉल जो होते हैं ना, यानी कि ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनिक फंजाई, और जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते, उन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। देन फिर थर्ड हमारी ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट आता है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। लाइक इन्वायरमेंट हमने पढ़ा कि बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात नहीं करते, बल्कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, लाइक वाटर, वेदर, सनलाइट, इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्न साइड पे लोग रहते हैं, उनका जो स्किन कलर होता है वो थोड़ा लाइट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ सनलाइट कम होगी। और जो अफ्रीका में रहते हैं, उनकी सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से उनका स्किन टोन जो होता है वो डार्क होता है। लाइक इन्वायरमेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। सिंपल, ठीक है। देन फिर हमारी फोर्थ है मैरीन बायोलॉजी। और हाँ, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को प्रीवियसली इकोलॉजी भी कहा जाता था। ठीक है, इकोलॉजी क्या? इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम मिलाकर स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है इकोलॉजी। तो ठीक है, इसको इकोलॉजी कहा जाता था, अब इसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इकोलॉजी। ठीक है, फोर्थ ब्रांच है हमारी मरीन बायोलॉजी। मरीन समंदर के पानी को कहते हैं, जिसे हम खारा पानी भी कहते हैं। तो खारे पानी में लाइक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरीन एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर मरीन एनवायरनमेंट का किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, वो वहाँ पे वाटर का और सॉल्यूट का कैसे बैलेंस करके रखते हैं, किस तरह से वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं, ये सब, और मरीन एनवायरनमेंट का उनके ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है और वो कैसे अपनी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे मरीन बायोलॉजी में। ठीक है, सो अब हमारी है फिफ्थ ब्रांच है हमारी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम सिंपल मीठे पानी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स हो गए। तो इनके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही बात है जैसे कि मैरीन में हमने पढ़ा कि उसमें बस खारा पानी था और इसमें मीठा पानी है, कि उसके मैरीन वाटर में हमने पढ़ा। तो अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मीठे पानी यानी कि फ्रेश इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके ऊपर क्या, उनके वो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे फेस करते हैं और सरवाइव करते हैं वहाँ पे, ये सब हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। मरीन यानी कि खारा पानी तो सी एंड ओशियन में होता है, और फ्रेश लाइक मीठा पानी तो रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स में होता है। बाकी दोनों में बात सेम है कि उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, बस इन दोनों में बस पानी का ही डिफरेंस है। सिक्स्थ है हमारी पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करते हैं और उसके बाद उनको बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नुकसान कैसे होगा भाई? जाहिर है जब हम वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेंगे तो जाहिर है उनका नुकसान हो गया। वो नुकसान पहुंचाने के साथ साथ डिजीज भी कॉज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी के अंदर आता है, उनसे फूड लेता है, उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बदले में बीमारी कॉज कर देता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं मलेरिया। ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट्स की भी टाइप्स होती हैं। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स पर। ठीक है, क्या करते हैं? टोटली डिपेंड, सॉरी इंडिपेंडेंट लिख रही थी मैं, टोटली डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स पर।
और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि पार्शियली डिपेंड करते हैं, ठीक है, पार्शियली डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स पर। फॉर एग्जाम्पल आपने वायरस का नाम सुना होगा, वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है, वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। क्यों? वायरस जो है वो अपने होस्ट सेल पर टोटली डिपेंड करता है। होस्ट सेल वो होता है जिससे वो फूड लेता है, ठीक है, वायरस अपने होस्ट सेल पर टोटली डिपेंड करता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है टोटली पैरासाइट या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। इसी तरह से कुछ पैरासाइट्स इस तरह के होते हैं जो कि अपने होस्ट सेल पर डिपेंड करते हैं लेकिन उनके बिना भी सर्वाइव कर जाते हैं। सिमिलरली कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि एक होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि दो होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारी जो है ना वो टाइप्स हैं पैरासाइट्स की। तो अब हम पैरासाइटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक मॉस्किटो को ले लेते हैं। वो हमसे फूड लेता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, तो वो एक पैरासाइट है। कि वो किस तरह से ग्रो होता है और वो पूरा कंप्लीट एडल्ट होने के बाद किस तरह से दोबारा रिप्रोडक्शन करता है, तो ये हमारी कहलाएगी लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसके बाद लिखा हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो ऑफ ट्रांसमिशन कि कोई बीमारी किस तरह से फैलती है, लाइक एड्स। हम लोग चैप्टर 5 में उसके बारे में पढ़ेंगे कि एड्स वायरस जो है वो किस तरह से फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस कि कोई ब्लड देता है तो उसकी सही से स्कैनिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो फैलने का उसका डर होता है, या फिर कोई सिरिंज को दोबारा यूज़ कर लिया जाए तो इस वजह से फैलने का डर होता है कि एड्स वायरस जो है वो इस तरह से फैलता है। तो हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यही पढ़ेंगे कि कोई भी वायरस जो है वो किस किस तरह से फैलता है। देन इंटरेक्शन विद देयर होस्ट कि कोई भी वायरस जो है वो किस तरह से सेल के अंदर दाखिल होता है, उसको किन किन एरियाज में जाता है, किस किस तरह से डैमेज करता है। जब हम इन सब को पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा पैरासाइट है, तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, हम जब ही उसके खिलाफ मेडिसिन बना पाएंगे। देन अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है कि हर वो चीज़ जो कि ह्यूमन से रिलेट करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। तो इवोल्यूशन, लाइक जैसे हमें MBBS डॉक्टर बनाया जाता है, मेनली उसके अंदर इंसानों को ही डिस्कस किया जाता है, प्लांट्स वगैरह को डिस्कस नहीं किया जाता। लाइक इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू साइंस, इंसान कैसे वजूद में आए, एनाटमी, इस उनके स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। और उसके बाद है फिजियोलॉजी, उनके फंक्शंस के बारे में कि वो किस किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हेल्थ के बारे में कि जब उनकी हेल्थ नहीं रहती तो किस तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए। इनहेरिटेंस, ठीक है, लास्ट है हमारा इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में, ठीक है, एक्सेट्रा। हम हर वो चीज़ जो कि इंसान से रिलेट करती है वो हम ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। देन फिर हमारी ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम स्पीशीज़ के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ का आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम स्पीशीज़ के। और हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ का जो बिहेवियर होता है वो इनहेरिटेड होता है। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि व्हाट इज़ स्पीशीज़। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिनके होते हैं वो एक स्पीशीज़ होता है, लाइक ह्यूमन, ठीक है।
और आपस में उनका क्या बिहेवियर होता है, लाइक इनहेरिटेड और कल्चरली इंड्यूस्ड। इनहेरिटेड की मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि कोई चूज़ा है, अगर हम उसके आगे भागेंगे तो वो हमारे पीछे भागेगा, तो वो उसको किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि वो उसका इनहेरिटेड बिहेवियर है। लाइक एक और दूं, जैसे कि मकड़ी है, वो जाले बनाती है, तो वो उसको किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि वो उसका इनहेरिटेड बिहेवियर है, ठीक है। तो और कल्चरली इंड्यूस्ड क्या होता है, इतना ये कैसा बिहेवियर होता है, लाइक हम अपने सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में कुछ देखते हैं, अपने सोसाइटी से कुछ सीखते हैं, इन्वायरमेंट से जो देख के सीखते हैं ना, वो हमारा कहलाता है कल्चरली इंड्यूस्ड। तो ठीक है, बेसिकली हम सोशल बायोलॉजी में स्पीशीज़ के आपस में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उनका क्या बिहेवियर है, इनहेरिटेड है या कल्चरली इंड्यूस्ड है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाइन्थ एंड लास्ट ब्रांच है हमारी बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ अ वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। ये बायोलॉजिकल साइंस में जो इसको कहा गया है कि ये वेरी रिसेंट ब्रांच है, बेसिकली इसका यूज़ तो सदियों से होता हुआ आ रहा है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई अब किया गया है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी हम 9th क्लास से रटते हुए आ रहे हैं कि हम इसको डेटा के लिए यूज़ करते हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स के लिए यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मेन काइंड, इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा होता जिसे कहा जाता है इंसुलिन। इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल हुई है, तो वो लेते हैं और इंसुलिन लगा लेते हैं, तो उनकी जो हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो वो उससे उनको हेल्प हो जाती है। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हुआ है कि इंसुलिन बना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वैक्सीन की एग्जांपल लें, वैक्सीन भी जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुई है। वैक्सीन का क्या प्रोसेस होता है, वैक्सीन हम जो लगाते हैं, वैक्सीन में हम जिस वायरस की वैक्सीन लगा रहे होते हैं उसके अंदर या तो वायरस को डेड करके डाला जाता है या उसको वीक करके डाला जाता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस वायरस के लिए रेडी हो जाए, और जब कोई भी जब वो वायरस हमारे अंदर आए, अटैक करे, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो पहले से रेडी हो कि उसके ख़िलाफ़ हमें कैसे लड़ना है, उसको कैसे किल करना है। तो ठीक है, तो ये जो हम वैक्सीन्स भी यूज़ कर रहे हैं, इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, ये सब जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हुई हैं। ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।